हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा बस अब बिल्कुल चुप। बाबू, हम टॉपिक पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बाबू, हमने फीचर पढ़ लिए थे इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबू, चैप्टर ये कल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने कहा 3 ही लेक्चर लगेंगे एवरेजली हर चैप्टर पर इस पूरी बुक के, ठीक है जी। हो, जहां टाइम लगाना है आपको पता, टाइम लगा दूंगा उस टॉपिक पे। जब बिल्कुल नहीं लगाना है बेटा, चलते चलेंगे आके, ठीक है। लेकिन हाँ, आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको एनसीईआरटी बहुत ढंग से पढ़नी है, ठीक है ना। बाकी नोट्स आपको शेयर कर दिए थे एक बार मैंने ग्रुप में। बाकी बातें नोट से कंफर्म करते रहेंगे साथ साथ। लो बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ना शुरू करेंगे सर। ये बहुत काम की बात है। यहां से एक क्वेश्चन पेपर में लगभग कंफर्म होता है हर साल, ठीक है जी। तो ढंग से पढ़ना है इसको। डन। गलत जगह बैठ गया कृष्णा। यार यहाँ यार तुम कैसी बात करते हो यार, आधा और खाली पड़ा हुआ है। बाबू, अगर आपको ये स्टैट्स दिखाई दे रहा है तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा इसका डिस्कशन लास्ट लेक्चर में हो चुका है। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, मैंने लिमिटेड अर्बनाइजेशन में इसकी बात की थी कि इंडिया की सिर्फ 15% पॉपुलेशन ऐसी थी जो बेटा अर्बन एरियाज में रहती थी, बाकी सब रूरल एरियाज में रहते थे। और मैंने ये कहा भी था कि कुछ बातें ऐसी हैं कि एनसीईआरटी में कुछ देर बाद आएंगी, पर मैं उनका डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है जी। बाबू, ये बात यहीं से उठाई थी मैंने, लिमिटेड अर्बनाइजेशन वाली। तो फिर आगे बढ़ाते हैं बात को, इतना आप पढ़ चुके हो। और पढ़ना ढंग से, क्योंकि एनसीईआरटी सही नहीं। और 8 150 के नहीं होने चाहिए। एक मिनट आइएगा, यहाँ तक पूरा करो फटाफट से। बस बेटा बस। डन। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तक डन। बस लास्ट पैराग्राफ।
बस यहां तक करके रुक जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो तरफ सामने देखो बाबू, बात चल रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी ने वैसे जितना लिखा वो सफिशिएंट तो नहीं है अगर 6 मार्क में आए तो। पहली बात तो मैंने इसको हेडिंग वाइज कन्वर्ट कर दिया। दूसरी बात बेटा, इतना सफिशिएंट नहीं है। इसने एनसीईआरटी ने सिर्फ 3 मुद्दों की चर्चा की है। एक जगह पर लो प्रोडक्टिविटी की बात की हुई है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा कि कहां करी थी बात लो प्रोडक्टिविटी की। फिर एक जगह पे बात की लैंड सेटलमेंट, ठीक है जी। और तीसरी इसने मुद्दा किया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले तो ये वर्ड ठीक नहीं है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैं इसको और भी ठीक करूंगा, लेकिन बेटा ये मुद्दे सफिशिएंट नहीं है, अभी बहुत सारे मुद्दे इसमें और डिस्कस होते। चलो पहले वो बातें करते हैं जो एनसीईआरटी ने करी, फिर बेटा आगे की बात करेंगे। बेटा एक हेडिंग आप इसमें बना सकते हो, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज, चाहे कह लो लैंड सेटलमेंट, चाहे कह लो गल्फ बिटवीन ओनर ऑफ सॉइल एंड टेलर ऑफ सॉइल, तीनों ही बातें सेम है। ठीक है जी। तो पहले मुद्दा क्लियर कर दूं, लैंड सेटलमेंट क्या चीज थी या लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या चीज थी, ये बातें हो रही है बेटा। देयर एग्जिस्ट अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑनर ऑफ सॉइल एंड बेटा टेलर ऑफ सॉइल। बाबू ये 3 लोग थे बेटा जो एक्चुअली में थे, ठीक है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ऑनर ऑफ सॉइल जो आज की तारीख में मतलब उस टाइम पर बेटा जमींदारों को बना दिया गया था। टेलर ऑफ सॉइल मतलब एक्चुअल कल्टीवेटर ऑफ सॉइल, दैट मींस फार्मर्स। बेटा था क्या मुद्दा, ये थे एक्चुअली में ऑनर, इनसे ऑनरशिप राइट छीने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इनको बना दिया जबरदस्ती का ऑनर जो जमींदार कहलाए। ठीक है जी। अब ये क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको एक बात समझा दी कि आप उस दिन तक ऑनर बने रहोगे जब तक हमारा रेंट हमें मिलता रहेगा, और हर महीने रेंट जमा करने की एक फिक्स और स्पेसिफाइड डेट होगी। इसके बदले में आप जितना चाहते हो उतना एक्सप्लॉइट कर सकते हो फार्मर को, हमारे को उससे कोई लेना देना नहीं, कोई कंप्लेन नहीं सुनेंगे, हम जहां मर्जी पहुंच जाएंगे फार्मर्स। इन्होंने कहा ठीक है, आपको आपका रेंट चाहिए, फिक्स डेट पे चाहिए, फिक्स डेट पे रेंट मिलता रहेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट खुश क्योंकि ये फिक्स डेट पे रेंट देते थे। इसके बदले में ये जितना चाहते थे फार्मर को एक्सप्लॉइट कर सकते थे। अब फार्मर की कंडीशन देखो बेटा, सारा रॉ मटेरियल जेब से लाना, ठीक है जी, कल्टीवेशन करना दिन रात की मेहनत के बाद, और उसमें से जमींदार अपने रेंट के तौर पर 70 to 80% क्रॉप खा जाते थे इनकी। यार हालत देखो, पूरा रॉ मटेरियल इनका है, सारी मेहनत इनकी है कल्टीवेशन में, 70 to 80% क्रॉप ये खा जाते थे, मार्केट में बेचते थे, कुछ रेंट इनको देते थे, यही सबसे अमीर बने रहते थे इस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप में। और इनकी हालत बहुत खराब, ये बस इतना ही कर पाते थे कि इनका घर चल जाता था, कि घर में खाने की दिक्कत नहीं होती थी। समझ में आया बेटा आपको लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या चीज है? ये था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये थी लैंड सेटलमेंट। पक्का से क्लियर हो गई बात बेटा? सेकेंड हेडिंग आती है, इससे बिल्कुल रिलेटेड है। सेकेंड हेडिंग है बेटा डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। बेटा सबसिस्टेंस फार्मिंग याद आ गया होगा पुराने बच्चों को, क्या होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब कि उतना ही कल्टीवेशन करना जितने में मेरे घर की बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जाए। बेटा फार्मर को ना कभी ऐसा लगा ही नहीं कि फार्मिंग एक कॉमर्शियल एक्टिविटी है, कि वो इससे कुछ कमा सकते हैं। उनको लगता ही था ये कॉमर्शियल वेंचर होता है कभी फार्मिंग, उन्हें लगता था फार्मिंग मतलब मेरा सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, कि फार्मिंग बस लोग इसलिए करते हैं कि बस ठीक है खाने को मिल जाएगा, फूड क्रॉप मिल जाएंगे हमें खाने को, हमारा साल भर का खाना आ जाएगा। ठीक है ना, ये था बेटा दूसरा फीचर कि डोमिनेटिंग पोजीशन में क्या थी, सबसिस्टेंस फार्मिंग, लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक, फार्मिंग इज नॉट अ कमर्शियल वेंचर, ऐसी सोच थी लोगों की। समझ में आई बेटा? दो बातें क्लियर हो गई आपको।
बेटा अब मैं उस मुद्दे पे आता हूं जो एनसीईआरटी ने और जोर देकर बोला बेटा, थर्ड वन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पर बेटा कमर्शियलाइजेशन ही, वर्ड शुड बी फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, कमर्शियलाइजेशन में कोई बुराई है क्या? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? फार्मिंग को सबसिस्टेंस के तरीके से नहीं देखना, फार्मिंग को ऐसे नहीं देखना कि हाँ बस इससे घर चल सकता है, फार्मिंग को एक कमर्शियल वेंचर बना देना, यहां से पैसा कमाया जा सके। सर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में कोई दिक्कत है क्या? नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटा ये कमर्शियलाइजेशन फोर्स था, जबरदस्ती का था, इसलिए दिक्कत है। बेटा ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया उस टाइम पर ना बेटा, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर ऑन पीक इन ब्रिटेन, पीक पर थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्रिटेन में, और इंडिगो रिक्वायर्ड होता था फॉर डाइंग एंड ब्लीचिंग ऑफ टेक्सटाइल। तो इन्होंने क्या करा, फोर्स करना शुरू कर दिया इंडियन फार्मर को कि आपको हर हाल में कल्टीवेशन करना पड़ेगा इंडिगो का ही, हर हाल में, और ये पकड़ो एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट भी मिलती थी, वो डिनाई नहीं कर पाते थे, और कल्टीवेशन भी करना पड़ता था। बट बेटा अब आप सोच रहे होंगे उनकी कंडीशन इंप्रूव हो रही शुरू हुई होगी, बेटा इंप्रूव नहीं हुई, और वर्स्ट हो गई। क्यों? क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी जमींदार से कर्जा उठाया होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको देके जाती थी, वो छीन लेते थे कि हमारा कर्जा है, पहले तो बहुत उतारो, सारा का सारा क्या छीन लेते थे, सारा जमींदारों के पास चला गया, पूरे साल काम करना पड़ गया खेतों में, इंडिगो प्रोड्यूस करनी पड़ गई, और उसके बाद उनकी हालत क्या, पहले तो ये होता था कि उनके पास फूड क्रॉप होती थी, चलो वीट उगाया, राइस उगाया, चलो जिंदगी भर चल गया, खा पी तो लिया। अब तो वो भी हालत खराब, ना कैश है ना फूड क्रॉप है, ठीक है ना। इंडिगो को उस टाइम पर बोला जाता था कैश क्रॉप, क्योंकि इसके पैसे एडवांस मिला करते थे, तो ये कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने को मजबूर हुए। और इंडिगो के साथ एक और डीमेरिट है बेटा, बेटा ये सॉइल की फर्टिलिटी खत्म कर देता है। 5 या 7 साल लगातार उगा लिए अगर आपने इंडिगो, तो बेटा 7 साल के बाद वो जो आपका फार्म लैंड है वो बंजर है, उसकी फर्टिलिटी खत्म, कुछ भी बेटा उसमें उगाया नहीं जा सकता जब तक आप परमानेंट इंप्रूवमेंट ना कराओ लैंड की। ये भी एक खतरनाक डीमेरिट थी। समझ में आ रही बेटा सारी बात? 3 मुद्दे क्लियर हो गए आपको। अब वो बेटा बातें जो एनसीईआरटी डिस्कस नहीं करती, मुझे करनी है। बेटा एक और फीचर था उस टाइम पर फार्मलैंड का, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, याद आ रहा होगा बेटा, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स मतलब बेटा उस टाइम पर लैंड होल्डिंग्स में 2 फीचर थे, एक तो वो स्मॉल थी, एक फ्रेगमेंटेड थी। यानी कि अगर मैं कहूं एक कल्टीवेटर, एक फार्मर है, उसके हिस्से में 3 फार्मलैंड है, तो बेटा हालात ये थे, तीनों के तीनों फार्मलैंड स्मॉल थे। स्मॉल मतलब ये कह लो ये 1 बीघा है, कह लो 2 बीघा है, कह लो 3 बीघा, इकट्ठे 6 बीघा किसी के पास नहीं है। एक तो स्मॉल तो है ही है, दूसरी बात फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड मतलब अलग अलग जगहों पर है। भाई इसके इसका डिस्टेंस 30 किलोमीटर, इससे इसका डिस्टेंस 45 किलोमीटर, इससे इसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर, तीनों अलग अलग जगह पे। सर उस टाइम पर 20 किलोमीटर भी बहुत बड़ा रूट था। आज की तारीख में हम शायद बाइक उठाते हैं, 20 किलोमीटर पता नहीं लगता कब घूमगा हमें, लेकिन बेटा बैलगाड़ियां थी उस टाइम, 20 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए सुबह से शाम चाहिए होता था। अब होता क्या था ऐसे केसेस में, फार्मर बेटा एक्चुअली बात है अपने उस फार्मलैंड को चूज करेगा जिसका साइज सबसे बड़ा है। उसने 3 बीघा पे खेती करनी शुरू करी, इसको यूज कर पाता था, ये 2 बीघा, ये 1 बीघा, दे लेफ्ट अनइकोनॉमिक, इनके ऊपर काम ही नहीं हो पाता था कुछ भी, खाली के खाली पड़े रहते थे, नो रेवेन्यू रियलाइज। समझ में आ रहा है बेटा? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स क्या चीज थी, क्लियर? 5th वन, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। बेटा एग्रीकल्चर एक बहुत ज्यादा अनसर्टेन ऑक्यूपेशन कहा जाता था। अगर मेरे ख्याल तो आज भी वही हालात है, कुछ बदला नहीं है, पर बेटा उस टाइम पर बोला जाता था कि बहुत ही अनसर्टेन ऑक्यूपेशन। क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है कि अनसर्टेन ऑक्यूपेशन है? इट टोटली डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल। गुड रेनफॉल इंप्लाइज गुड आउटपुट, बैड रेनफॉल इंप्लाइज बैड आउटपुट। बारिश अच्छी फसल अच्छी, बारिश खराब फसल खराब। तो एग्रीकल्चर के ये हालात थे। एंड लास्ट वन इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। बेटा एग्रीकल्चर के केस में प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? एग्रीकल्चर के केस में प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। अगर 1 हेक्टेयर लैंड लो तो उसमें कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पाओगे।
बेटा एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। ये कह लो कि हम केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते थे, ये कह लो कि अच्छे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स नहीं थे, कुछ ही कह लो, पर बेटा आउटपुट बहुत कम था। जहां बेटा 1 हेक्टेयर लैंड पे वीट प्रोड्यूस होता था 660 केजी, राइस होता था 665 केजी। ये ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का स्टैट है। 1 हेक्टेयर लैंड पर वीट का प्रोडक्शन 660 केजी, राइस का 665 केजी। आज 2019-20 का मेरे पास एक स्टैट है, उसका तो मैं डिस्कशन कर ही देता हूं। आज ये बढ़कर बेटा लगभग 5-5, 6-6 गुना हो चुका है। लैंड नहीं बदली, लैंड आज भी वही है बेटा, प्रोडक्शन देख लो कहां से कहां हो गया, 5-5, 6-6 गुना। तो उस टाइम की तो बेटा आप यही बोलोगे ना कि एग्रीकल्चर में बड़ा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी था। कहां आज उसी लैंड पर वीट का प्रोडक्शन देखो 3421 केजी, वही 1 हेक्टेयर लैंड है। राइस का प्रोडक्शन देखो 2705 केजी, वही 1 हेक्टेयर लैंड। लैंड थोड़ी बदल गई है। तो उस टाइम पर एग्रीकल्चर आउटपुट भी बहुत कम आते थे। ठीक है जी, मैंने बेटा 6 हेडिंग का डिस्कशन करा, नोट्स में एज इट इज है, अभी रीड करने का मौका दूंगा, एक टॉपिक और कर लें। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं, मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया आपको, फीचर ऑफ या कह दो एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर कभी पेपर में ऐसा आ जाए, फिर बच्चे कहते कराया नहीं था आपने, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर आ जाए ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सर मैंने जितनी 6 बातें बोली है ना, सब प्रॉब्लम्स ही हैं, पढ़कर देख लो एक बार। फोर्स कमर्शलाइजेशन, ये प्रॉब्लम नहीं थी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये प्रॉब्लम नहीं थी। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, ये प्रॉब्लम नहीं थी। लो प्रोडक्टिविटी, ये प्रॉब्लम नहीं थी। सर सारी प्रॉब्लम है, ठीक क्या था इसमें? क्लियर है बेटा बात? समझ में आ रही है सारी बात? बाबू एक टॉपिक और, पहले एनसीईआरटी से फिर रीड करने का टाइम दूंगा आपको। बाबू टॉपिक ये भी बहुत कमाल है, ढंग से पढ़ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बोल के नहीं आता। तो ये ढंग से पढ़ना है, यहां से ढंग से पढ़ना है। ये वर्ड बिल्कुल तगड़ा है ये। कर दो बेटा आगे, लो जी लो पढ़ो। आकाश तो जाएगा, तलवार लेके जाइए। बता देता हूं, ये पैराग्राफ से बहुत कुछ मिलने वाला है आपको डेटा, जो मैंने भी लिखवाया हुआ है, इसलिए ढंग से पढ़ना। है कर दें आगे भाई, एक छोटा सा पैराग्राफ और रहता है, ये बस इतना पोर्शन काम का है, आराम से पढ़ना।
ठीक है, अब सुनो, अब बहुत सारा डेटा पढ़ लिया, इतना हैंडल करना भी मुश्किल है, ठीक है ना, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ याद जरूर आ जाएगा। बेटा इंडस्ट्री सेक्टर में ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मुझे दो अलग अलग मुद्दों की चर्चा करनी है। एक वो जो है एनसीईआरटी ने कर दी, मैं करूंगा इसकी चर्चा अभी। एक और मुद्दे की भी चर्चा कर दी जो एनसीईआरटी नहीं करता, वो है बेटा डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, कि हैंडीक्राफ्ट कैसे खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने इंडिया से। वो मुद्दे की चर्चा पूरी पूरे के पूरी किताब में नहीं है, पर पेपर में आती है, ठीक है। एक तो उसकी चर्चा करनी है, एक इस इंडस्ट्रियल सेक्टर की चर्चा करनी है। अब आपने बहुत कुछ पढ़ लिया इसमें, मैं शुरुआत कर देता हूं कि आपने क्या पढ़ा। बेटा जब सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ 19th सेंचुरी का, तो बेटा कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, ठीक है ना, जिसमें मेनली नाम आया कॉटन और जूट इंडस्ट्री का। कॉटन इंडस्ट्रीज सेटअप करी थी इंडियंस ने ज्यादातर, जूट इंडस्ट्री फॉरेनर्स ने। कॉटन इंडस्ट्री सेटअप हुई थी बेटा गुजरात और महाराष्ट्र में, जबकि बेटा फॉरेन ने जो जूट इंडस्ट्री सेटअप की थी वो बंगाल में की थी। ये आपने पढ़ा है सब कुछ, पढ़ा है ना, सब कुछ आया है ना, एक पॉइंट ये। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1907 आया, जहां एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ने टिस्को एस्टेब्लिश की। टिस्को मतलब टाटा आयरन, टिस्को मतलब डिस्को आइसक्रीम, आती थी ना कभी, याद आ गई भाई मुझे। टिस्को मतलब टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेटा एस्टैब्लिश होने लगी फ्यू पेपर सीमेंट एंड शुगर इंडस्ट्रीज, लेकिन कोई भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं लगा रहा था टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। सर बिल्कुल क्रोनोलॉजी अगर आप सोच रहे हो, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, यानी कि 1851 टू 1900, क्या कॉटन और जूट इंडस्ट्री की बात है। फिर 1907 आया, टेस्को आ गई। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर स्टार्ट हुई थी ये पेपर शुगर और सीमेंट इंडस्ट्री लगी, पर कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं लगा रहा था। अरे कोई तो ऐसी इंडस्ट्री होती जो मशीन बनाती, मशीन बनाओगे तभी तो मशीन के बाद मशीन, तभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। अगर एक भी मशीन नहीं प्रोड्यूस होगी तो इंडस्ट्री कैसे लगेगी कोई, वो नहीं हो पा रहा था। तीन बातें, चौथी बात आखिरी बात, पब्लिक सेक्टर also participated in industrialization in India। पब्लिक सेक्टर ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू करा, बट देयर रोल इज कन्फाइंड ओनली टू रेलवेज, रोडवेज, पोर्ट्स एटसेट्रा। ये बात यहां से उठाई है मैंने, लास्ट की कहीं लिखी होगी, ठीक है ना। और कुछ नहीं, मैं आपको ये बता रहा था ना जब ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है तो सब कुछ यहीं से उठा हुआ है बेटा। ये देख लो, यहां से लेकर यहां तक इनसे 4 पॉइंट बनते हैं, ये चारों पॉइंट यहीं से बनाए हैं मैंने। क्लियर है बेटा बात, पक्का से क्लियर हो गई सारी बात। अब बेटा बात कर लो डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट की, ठीक है ना, जो बहुत जरूरी है, जो पेपर में आती है। सर इसको हेडिंग वाइज कवर किया हुआ है नोट्स में, ठीक है ना, मैं एक एक करके सभी हेडिंग की चर्चा कर देता हूँ, इतना टाइम बच जाएगा कि आप पढ़कर भी जा सकते। बेटा हैंडीक्राफ्ट खत्म कैसे हुआ, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट खत्म कैसे कर दिया ब्रिटिशर्स ने। बेटा सबसे पहली हेडिंग है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब, डिस्क्रिमिनेशन मतलब पार्शियलिटी करना, किसमें पार्शियलिटी करी, टैरिफ में। टैरिफ मींस टैक्स रेट में, और ये बात मैं बता भी चुका हूं एडवांस में अगर याद हो। बाबू ब्रिटेन को अगर आप एक्सपोर्ट कर दो रॉ मटेरियल, इट इज टैक्स फ्री। ब्रिटेन से इंपोर्ट कर लो फिनिश गुड्स, इट इज टैक्स फ्री। लेकिन इंडियन हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कर दो, इट इज हैविंग 200% टैक्स। पहली वजह इंडियन हैंडीक्राफ्ट खत्म होने की, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट। बेटा इस पूरे चैप्टर में या किसी भी लॉ में अगर आप वर्ड पढ़ते हो ना स्टेट, स्टेट का मतलब बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब किसी भी लॉ को पढ़ लो, देश की गवर्नमेंट होता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मतलब है। समझ में आती है बात, कोई भी लॉ में हो। अब आपके पास ये वर्ड पूरी बुक में रहेगा स्टेट वर्ड, स्टेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से।
समझ में आती है बेटा बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पहली बात समझ में आई बेटा। सेकंड हेडिंग है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसले कोर्ट। बाबू जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे तो आपने सुना है, पुरानी मूवीज देखी हैं, कुछ ना कुछ देखा है बाबू, पुराने टाइम की हिस्ट्री के एपिसोड्स देखे हैं, तो आप देखते थे बेटा कोई नवाब है, कोई एम्परर है, कोई राजा है, छोटी छोटी जगहें लेकर बैठे हुए जिनको वो बोलते थे ये विरासत है हमारी, ठीक है ना। कोई एक किले में बैठा है, बड़े बड़े किले बनाकर बैठे हैं, कुछ ने दो तीन जगह पर रूल किया हुआ है। तो बेटा पुराने टाइम में बादशाह होते थे, एम्परर होते थे, नवाब होते थे, ये सब होते थे, और ये कहीं ना बेटा दे प्रोवाइड पेट्रोनेज टू द इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट को ना बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि बेटा इनके पूरे के पूरे महल देख लो भरे पड़े हैं, सिल्क के ऊपर बहुत काम हुआ है, कॉटन के ऊपर बहुत काम हुआ है। देखो इनके महल की सजावट देखो, पुराने टाइम में हमने बहुत सारे शोज देखे हैं, यही सब कुछ होता था ना। ये बहुत प्यार करते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को। जैसे ही ब्रिटिशर्स आए सब विरासत खत्म हो गई। जहां ये प्रिंस नहीं रहे, जहां ये नवाब एम्परर्स नहीं रहे, तो बेटा हैंडीक्राफ्ट कैसे बचना था? ब्रिटिशर्स ने तो पहन नहीं किया इंडियन हैंडीक्राफ्ट को। वो तो वैसे कपड़े भी नहीं पहनते थे, पुराने बादशाह कपड़े कैसे पहनते थे भाई? लटक रहे होते थे कपड़े वहां तक, ऐसे ही पहनते थे। जो भी कल्चर रहा है, ठीक है ना जी? क्लियर है ना बेटा बात? पक्का से दोनों बातें क्लियर हुई? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ स्टेट, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसले कोड। तीसरी बात, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। बेटा इंडियन क्राफ्टमैन क्या करते थे? सारा काम हाथ से करते थे। अब भाई जिस इंसान ने सुबह 10 बजे लेबर शुरू करी और 6 बजे लेबर खत्म करे, यार पैसे तो चाहिए उसको। वही काम मशीन करने में आधा घंटा लगाएगी, इस काम को इंसान करने में 8 घंटे लगाएगा, और साफ सफाई ऑब्वियस सी बात है मशीन से ज्यादा आएगी। तो इंडियन क्राफ्टमैन पैसे मांगते थे उस मेहनत के, लेकिन बेटा वो कंपटीशन झेल नहीं पा रहे थे मशीन मेड प्रोडक्ट का। ब्रिटिशर्स उसी चीज को मशीन से बनवाने लग गए, बहुत जल्दी काम खत्म हो जाता था, बहुत कम पैसों में बेचने लगे। तीसरा रीजन है इंडियन क्राफ्टमैन का खत्म हो जाना, कि वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाए। ठीक है जी, समझ में आ रही है सारी बात? तीन बातें, कोई दिक्कत तो नहीं। चौथी बात, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। सर इंडिया में एक नई क्लास इमर्ज होने लगी जो ब्रिटिश कल्चर से बड़ी इन्फ्लुएंस होने लगी, उन्हें ब्रिटिश हैंडीक्राफ्ट बहुत पसंद आने लगा। अब ये मत कह देना कौन थे ये गधे तो इन्फ्लुएंस होने लगे ब्रिटिशर से। हम जितने बैठे हैं सब इन्फ्लुएंस्ड हैं। बताओ किसने पहनी हुई है खादी की पैंट, अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं हो तो? बताओ कौन नहीं जाता डोमिनोज में और केएफसी में और बर्गर किंग में? सर ये कोई नहीं कह सकता कि हम इन्फ्लुएंस नहीं है, पूरी तरीके से हम इन्फ्लुएंस है, पूरी तरीके से। एक बंदा नहीं बचा हुआ आज के तारीख में तो उस टाइम पर भी कुछ लोग ऐसे थे जो इन्फ्लुएंस हो रहे थे। अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहे थे तो डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश मेड हैंडीक्राफ्ट की, इंडियन मेड उनको नहीं चाहिए था। तो ये भी उनके फेवर में जा रहा था ब्रिटिशर्स के, इस वजह से भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट खत्म होता जा रहा था। एंड लास्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। सर एक ही अच्छी चीज लगी जो मुझे ब्रिटिशर्स इंडिया को देके गए, वो रेलवे है। पर अगर उन्होंने रेलवे एस्टैब्लिश किया था बेटा, वो कुछ इंडिया के लिए नहीं किया था, अगर आपको याद हो तो। ये सब कुछ उन्होंने अपने लिए किया था। देखो बेटा वो चाहते थे कि उनका प्रोडक्ट इंडिया के इंटीरियर्स तक में पहुंचे, तो उन्होंने रेलवे एस्टैब्लिश की। क्योंकि बेटा इतनी कोई पक्का रोड तो थी नहीं कि वो घर घर में पहुंचा देंगे प्रोडक्ट, ठीक है ना। और अगर पोर्ट से प्रोडक्ट लाते भी थे तो पोर्ट के आसपास वाले इलाके में ही पहुंचा सकते थे। तो उन्होंने रेलवे को जानबूझ के एस्टैब्लिश किया, और सिर्फ एस्टैब्लिश नहीं किया यार, 53596 किलोमीटर इतनी बड़ी रेलवे उन्होंने इंडिया को मतलब छोड़कर गए वो इंडिया के लिए। पर बेटा ये किया सब कुछ उन्होंने अपने लिए था, हर घर में प्रोडक्ट पहुंचाने की प्लानिंग थी उनकी। तो इस वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट खत्म हुआ। 5 रीजन, ठीक है। ग्रुप में नोट्स हैं, पहले यहां तक आप पढ़ लो फटाफट से, ज्यादा देर नहीं लगेगी, 5-7 मिनट ही लगेगी। कोई भी प्रॉब्लम आती है पूछ लो। आज के लिए रखते इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।